हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम फिर से क्रेश कोर्स का 12th हिस्ट्री गेस क्वेश्चन से लेकर आए हैं, जो कि सेट 3 है। इसमें हम आपको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। हम सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट करवा चुके हैं, जो कि गेस क्वेश्चंस धीरज यूट्यूब चैनल के द्वारा सभी सेट गेस क्वेश्चंस के आधार पर दिया जा रहा है। और आपको बोला गया है कि गारंटी लिया गया है कि आपको लगभग 5 सेट दिया जाएगा, 5 सेट प्लस दिया जाएगा, लेकिन 5 सेट कंप्लीट कराने के बाद ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम लिया जाएगा, यह जो कि धीरज यूट्यूब चैनल के द्वारा। और यह सेट 3 है। इसमें सेट 3 में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उस क्वेश्चंस में हम आपको सभी क्वेश्चंस देंगे, जो कि एग्जाम में जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वही तरीके से क्वेश्चन को सेट किया गया है। और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको 2020 एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लेना है, चूँकि टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम अपने चैनल पे सभी सब्जेक्ट का 12th का सभी ऑल सब्जेक्ट का हम स्टार्ट किए हुए हैं। और जो वीडियो आप नहीं देखे हैं अपने सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप खोज के वहाँ वीडियो देख लीजिए। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है? प्रश्न 1 में बोला है क्या? मुगल प्रशासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका नहीं थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका नहीं थी। तो किसका सक्रिय भूमिका नहीं थी? तो पर्शियनों की या अरबियों की या तुर्कों की या भारतीयों की? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका नहीं थी। ये क्वेश्चन आप 9th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं और आपको भरी भांति पूर्ण होगा। ये तुर्कों की, ये तुर्क है, ये तुर्कों की ये इसमें भूमिका नहीं थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में तुर्कों की कोई इसमें भूमिका नहीं थी। ये 9th क्लास से आप पढ़ते ही है, 9th क्लास से ये चैप्टर प्रारंभ होता है। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका नहीं थी, तो तुर्कों का ऑप्शन सी होगा पहला का। सेकेंड नंबर प्रश्न में, दूसरा नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि मुगल काल में कला की दृष्टि में कौन सी इमारत पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल काल में कला की दृष्टि से कौन सी इमारत पराकाष्ठा पर पहुंची? तो कौन सा इमारत पराकाष्ठा पर पहुंची? तो ये लाल किला दिल्ली का है, जो ये मुगल काल में ही बना था और ये सबसे ज़्यादा अभी फेमस भी चल रहा और पहले भी पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी। तो क्या होगा? दूसरा का ऑप्शन सी होगा। चलते हैं तीन नंबर प्रश्न में। 3 नंबर में बोल रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई थी, कब हुई थी? 1857 ईस्वी की क्रांति कब हुआ था? तो हम देखिए प्रश्न अगला सेट में बताए थे, अलग तरीके से प्रश्न दिए थे। यही प्रश्न आपको अलग तरीके से दिए थे, लेकिन इसमें अलग तरीके से दिए हैं। आपको एग्जाम में जैसे भी पूछा जाएगा, सेम हम अपने चैनल के द्वारा जो गेस किए हुए वही क्वेश्चन आपको मिलेगा और गारंटी लिए हुए। अब हम और भी विद्यार्थी को अगले साल भी दिलवा चुके हैं और इस बार भी पूरा का पूरा 50 मार्क्स में 50 मार्क्स दिलवाएंगे। तो विश्वास रखिए। 1857 की क्रांति हुई थी। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, तो 3 नंबर के क्या होगा? 3 नंबर का ये 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुआ था। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए होगा, 10 मई। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर में बोला है क्या? बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? चौथा क्या बोला? बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा आपका कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी होगा 4 का। 5 नंबर प्रश्न। 5 में क्या बोल रहा है? 5 में बोल रहा है क्या? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में बनाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में बनाया था? तो किसकी याद में बनाया था शाहजहां ने? तो ये मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनाया था ताजमहल का किला। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में बनाया था? तो मुमताज़ की याद में, ऑप्शन डी होगा 5 का। 6 नंबर प्रश्न में क्या बोला? 6 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान का कब अंगीकृत हुआ? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान कब 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 1949 ईस्वी को। 7 नंबर प्रश्न में बोल रहा है बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन का आरंभ 1905 ईस्वी में हुआ था, बंगाल में। तो बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था, बंगाल का विभाजन, ठीक है। तो 1905 ईस्वी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम दिए हुए गेस्ट क्वेश्चन में ये सब आपको एग्जाम में पूछा गया है और पूछेगा ही। तो इसलिए इस सभी को आप नहीं हो तो कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और सभी को आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, चूँकि बाद में रिवाइज करने में आपको आसानी हो। और यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, कोई नोट करने की आप कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए पीडीएफ तैयार किए हुए हैं और पीडीएफ ले सकते हैं आप सभी, वह भी फ्री में आप पीडीएफ ले सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना होगा। पर
8 नंबर प्रश्न बोला क्या, 8 नंबर में बोल रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तब भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भारत में रेलवे की शुरुआत, 1853 ईस्वी को। तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 में बोलना है क्या, काला विधेयक, काला विधेयक को रोलेक्ट एक्ट भी के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। और दूसरे वीडियो से दूसरे सेट में हम आपको इस काला विधेयक पर मतलब कि थोड़ा विस्तार पूर्वक बता दिए हुए हैं, तो बताने की ज़रूरत अब नहीं है। काला विधेयक किसे कहा जाता है, तो काला विधेयक किसको कहा जाता है, तो रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। किसको, क्या होगा, ऑप्शन 9 का ऑप्शन ए होगा। तो काला विधेयक किसे कहा जाता है, तो रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न 10 में क्या बोला है, जो देश के किसानों, विद्यार्थी और मजदूरों ने एक साथ मिलकर किस आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया था। देश के किसानों, विद्यार्थी और मजदूरों ने साथ मिलकर किस आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया, तो वह भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में ये सभी विद्यार्थी, मजदूर, सभी किसानों ये सब भाग लिया था। कौन, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो क्या होगा ये, कितना नंबर प्रश्न है, तो ये 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। क्या होगा 10 का ऑप्शन डी। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 में बोलना है क्या, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो आपका 11 का क्या होगा, ये डी होगा, अल हिलाल। क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो क्या कौन सा प्रकाशन मतलब समाचार पत्र था, तो अल हिलाल। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही गंभीर जितने भी प्रश्न आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा, जब आपको एग्जाम में आ जाएगा तब पता चलेगा वाह क्या सर बताया ये। ठीक है, तो बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए आप याद रखिए। एक जैसा भी अभी क्वेश्चन आए सब क्वेश्चन को मैंने लेकर सब क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, कम से कम पढ़िए, क्योंकि वहाँ आप एग्जाम में यदि पढ़े भी रहेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो 11 का बोल रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो क्या होगा, अल हिलाल। ऑप्शन डी होगा, 11 बी होगा। 12 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, 12 में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये बाबर। ये बाबर ही मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य संस्थापक कौन था, तो बाबर। 13 नंबर प्रश्न 13 में क्या बोला, सलीम किस बादशाह का उपनाम था। सलीम किस बादशाह का उपनाम था, तो क्या होगा, ऑप्शन डी, जहांगीर है। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता था, और जहांगीर का उपनाम सलीम था। तो क्या होगा, सलीम किस बादशाह का उपनाम था, तो क्या होगा, 13 का ऑप्शन सी होगा, जहांगीर। चलते 14 नंबर 14 में बोल रहा है नूरजहां का शासन काल था। नूरजहां का शासन काल था, तो नूरजहां का शासन काल था, तो ये 1611 से 1627 ईस्वी में तक, मतलब 1611 से 1627 ईस्वी तक नूरजहां का शासन काल था। आप याद रखें प्रश्न को, यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और जरूर डिटेल पूर्वक बता देंगे, क्योंकि डिटेल बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम डिटेल पूर्वक नहीं बताते हैं। ओनली ऑब्जेक्टिव जो आपका आंसर है करेक्ट वही आंसर बताते चलते हैं। 15 में बोल रहा है क्या, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम क्षण बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम क्षण बिताया, तो कहाँ बिताया था, तो क्या होगा इसका, ये दक्षिणी भारत में। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, दक्षिणी भारत। औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम क्षण बताया था, तो दक्षिणी भारत। 15 का ऑप्शन डी होगा। 16 में बोल रहा है क्या, धर्म के बाहरी आडंबर की किसने सर्वाधिक आलोचना की। धर्म के बाहरी आडंबर, जिसको बाह्य आडंबर बोला जाता है, धर्म के बाह्य आडंबर की किसने सर्वाधिक आलोचना की, तो क्या होगा, 16 का ऑप्शन ए होगा। गुरु नानक है ना, ये धर्म के बाह्य आडंबर की सबसे ज़्यादा आलोचना किया था। 17 में क्या बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुआ था, 1337 ईस्वी को हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1337 ईस्वी को हुआ था। 18 प्रश्न में बोला 16 महाजनपदों में सबसे शक्ति महाजनपद कौन था, तो ये मगध जनपद था। 16 महाजनपद, ये आपको पता ही होगा, आप पढ़े भी होंगे, और ये 2 नंबर का प्रश्न में 2 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न में पूछा जाता है 16 महाजनपद के नाम लिखने के लिए। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए, मगध था। क्या होगा, 18 का ऑप्शन ए होगा, ए।
19 में बोल रहा है क्या, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो क्या होगा 19 का ऑप्शन ए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश का होगा, ऑप्शन ए होगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न, 20 में क्या बोलना है, क्या किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख किया। तो 13वां में किस शिलालेख में, मतलब बोला किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है, तो 13वां, ऑप्शन डी होगा 20 का। 21 में बोला आयनकवरी कितने भागों में विभक्त है। तो आयनकवरी 5, आपको कहीं कहीं 3 दिया रहेगा तो ये 3 गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। आयनकवरी कितने भागों में विभक्त है, तो क्या होगा ऑप्शन बी, डी 5 होगा। आयनकवरी कितने भागों में विभक्त है, तो क्या होगा किसका, ऑप्शन डी 5 भागों में विभक्त है आयनकवरी। 22 में बोला है, 22 नंबर प्रश्न में अशोक की राज्यारोहण की तिथि थी। अशोक की राज्यारोहण की तिथि क्या थी, तो 269 से 268 ईसा पूर्व, ठीक है। अशोक की राज्यारोहण की तिथि 269 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 268 ईसा पूर्व तक थी। 23 नंबर में बोल रहा है कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि थी। तो कनिष्क के राज्यारोहण की तो क्या होगा 78वीं ईसा पूर्व ईस्वी। कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि थी तो 78वीं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो 23 का होगा ऑप्शन बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई है, पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। महाभारत की युद्ध कितने दिन तक चला था, तो 18 दिन तक ये पूछा गया एग्जाम में। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन तक। 25 नंबर प्रश्न बोला राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था, तो क्या होगा 1922 ईस्वी को मिला था, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अवशेष राखल दास बनर्जी को 1922 ईस्वी में मिला था, याद रखेगा। कब मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था राखल दास बनर्जी को, तो 1922 ईस्वी में। 25 का ऑप्शन सी होगा। 26 में बोल रहा है क्या राय बहादुर दयाराम साहनी, बोल रहा है क्या राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। क्या बोल रहा है 26 का, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो कहाँ उत्खनन करवाया था, तो मोहनजोदारो का। कहाँ उत्खनन करवाया था, 26 का क्या होगा ऑप्शन ए, क्या होगा मोहनजोदारो। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो ए मोहनजोदारो। चलते अगला प्रश्न, अगला में बोल रहा है धम्म महामात्रो को किसने नियुक्त किया। तो अशोक ने नियुक्त किया। धम्म महामात्रो को किसने नियुक्त किया, तो ऑप्शन सी 27 का अशोक होगा, ठीक है। धम्म नीति कौन अपनाया था, तो अशोक अपनाया था, याद रखिएगा। 28 में क्या बोल रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, मतलब किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था 1526 ईस्वी को हुआ था पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो याद रखिएगा, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1526 ईस्वी को हुआ था। 28 का ऑप्शन क्या होगा बी, 28 का क्या होगा ऑप्शन बी, याद रखेगा। चलते अगला प्रश्न, अगला में बोल रहा है 29 का अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो ये टोडरमल वित्त मंत्री था। अकबर का संरक्षक भी था टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल। तो याद रखेगा अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल। 29 का ऑप्शन सी होगा। चलते 30 में बोला आयंगर व्यवस्था संबंधित है, क्या है आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है। तो आयंगर व्यवस्था संबंधित है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 31 में बोला कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। दिल्ली से दौलताबाद तक किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो 31 का ऑप्शन बी होगा मुहम्मद तुगलक, ठीक है। वही मुहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। 32 का बोला स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 33 में बोलना क्या भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो ये गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी गुप्त काल। 34 में बोला किस शासक प्रशासकीय सुधार, मतलब
किस प्रशासकीय सुधार, मतलब बोल रहा है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए ये शेरशाह सूरी जो है भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। 34 का ऑप्शन बी होगा। चलते हैं 35 में। 35 में बोला दीवान या सरब का क्या अर्थ होता है? तो दीवान या सरब का अर्थ होता है क्या? तो ये सेना विभाग का अध्यक्ष होता है। दीवान या सरब का अर्थ होता है सेना विभाग का अध्यक्ष। 36 में बोल रहा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये तो शाहजहां ने का ताजमहल का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, 36 का ऑप्शन डी होगा, शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाया था। 38 में बोला निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो समकालीन कौन था? तो ये मुल्ला दाऊद। 37 का होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन सा अकबर का समकालीन था? तो मुल्ला दाऊद। 38 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्या कॉर्नवालिस कोड बना था? कॉर्नवालिस का कोड कब बना था? तो कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी को बना था। कब बना था? तो 1793 में। 38 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर प्रश्न में बोला है महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो महलवारी व्यवस्था ये आपका 39 का ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ये महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 39 का ऑप्शन बी होगा। 40 में बोला है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था भारत। वास्को डी गामा कब भारत हुआ था? भारत का खोज मतलब कि वही 17 मई 1498 को हुआ था। 41 में बोला भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी को हुआ था, जो मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ? तो मुंबई से ठाणे के बीच भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था। 42 में बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था। ऑप्शन बी होगा 42 का, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, याद रखिएगा। 43 में बोला भारत में औपचारिक जनगणना प्रारंभ हुआ था। भारत में औपचारिक जनगणना प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था भारत में औपचारिक जनगणना? तो 43 का ऑप्शन सी होगा, 1872 ईस्वी को हुआ था। भारत में औपचारिक जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी को। 44 में बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन बी होगा, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था, याद रखेगा। 45 में बोला अबुल फजल कृत ऐनक-बरी में किसके शासनकाल का वर्णन किया गया है? तो किसका? अकबर का किया गया। 45 का ऑप्शन क्या होगा? 45 का ऑप्शन बी होगा, अबुल फजल कृत ऐनक-बरी में किसके शासन का वर्णन किया गया? तो अकबर का। 46 में बोलना क्या रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो 46 का क्या होगा? ऑप्शन जीएस लिविदेव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा था। तो जीएस लिविदेव को कहा था। 47 में बोला क्या? 47 आपसे एक विनती करना चाहूँगा अगले प्रश्न बताने से पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब किए हैं उसको दिल से धन्यवाद। लेकिन सभी को एक और बात बताना चाहूँगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर किए होंगे या कीजिएगा, पर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपसे बस क्या मांग रहे हैं हम? शेयर मांग रहे हैं, शेयर करना। तो आप मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, कहीं भी शेयर कीजिए, पर ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 7 घंटा लगता है। तो आप हमारे लिए बस 2 सेकंड निकालिए, 2 ही सेकंड निकालिए, 2 सेकंड निकाल कर 2 सेकंड में आपको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, यही हम आपसे चाहते हैं। और मेरा टारगेट है 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर के बाद मेरा टारगेट यदि पूर्ण हो जाता है तो आपको बताएंगे, यदि नहीं पूर्ण होगा तो मेरा भी मोटिवेट टूट जाएगा, ठीक है। तो कम से कम मेरा टारगेट आप अपना पूरा कीजिए, मतलब पूरा करवा दीजिए हमें पूरा टारगेट। 15 दिसंबर तक मेरा टारगेट रखे हुए हैं, और टारगेट को क्या है आपका काम मेरा टारगेट पूरा कराने का, बस शेयर करना। तो आप शेयर कीजिए, चूँकि हम आपको टारगेट पूरा करवा रहे हैं, एग्ज़ाम का टारगेट हम करवा रहे हैं, तो मेरा भी टारगेट कंप्लीट करवाना आपका काम है। तो ज़रूर टारगेट मेरा कंप्लीट करवाइए। और यदि यह पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप दिया हुआ लिंक, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में, और जितना आपको जो पीडीएफ चाहिए वह हमें मांगे, वहाँ से हम आपको ज़रूर देंगे, ठीक है।
तो चलिए हम 47 में बोल रहे हैं। 47 में क्या बोला, निम्नलिखित में महिला संत कौन थी। निम्नलिखित में महिला संत, ये मीरा थी महिला संत, अंडाल भी महिला संत थी और कराइकर भी महिला संत थी। तो आप पढ़े ही होंगे हिस्ट्री के, मतलब दूसरा सेट नंबर दूसरा बुक में पढ़े थे। निम्नलिखित में महिला संत कौन थी, तो मीरा, अंडाल और कराइकर, अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा। 48 में बोला फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो आपको कहीं कहीं दिया होगा सर्वेक्षक था, कहीं कहीं सैनिक भी दिया होगा, लेकिन जी नहीं, सर्वेक्षक होगा। तो फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो ऑप्शन डी होगा सर्वेक्षक, याद रखिएगा। ठीक, तो क्या होगा 48 का ऑप्शन डी। 49 में बोला सर की उपाधि किसने वापस ली, तो सर की उपाधि किसने वापस ली, तो रविंद्रनाथ टैगोर। सर की उपाधि किसने वापस ली थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी होगा 49 का। चलते हैं 50 में। 50 में उसके बाद हम एक होमवर्क टास्क देंगे आपको, टास्क व कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा। तो पुराणों की संख्या कितनी थी, पुराणों की संख्या 18 थी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुराणों की संख्या कितनी थी, तो 18। चलते हैं टास्क की ओर। टास्क में क्या बोलना है, ये टास्क को आपको हमें जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और जी हाँ, आपको किसी का सहायता नहीं लेना, मतलब इंटरनेट का सहायता बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अपने दोस्तों से सहायता ले सकते, हो सके तो अपने सर से भी सहायता ले सकते हैं। जहां मेरे अलावा जहां आप क्वेश्चन मतलब पढ़ते हैं तो वहां से आप सहायता ले सकते हैं और अपने दोस्तों से सहायता ले सकते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला है, सहायक संधि, क्या बोला है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होगा, ऑप्शन ए बेंटिक ने, या ऑप्शन बी कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सी वेलेस्ली ने, ऑप्शन डी डलहौजी ने। तो यही प्रश्न है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, तो बेंटिक ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने, डलहौजी ने। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम वीडियो को अब इंड करते हैं। आप इंड करने से पहले आप मेरे वीडियो को यदि अच्छा लगे होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।